नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय कार ओपिनियन। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का एक डिटेल वॉक अराउंड देने वाला हूँ। उसी के साथ साथ हमने ये गाड़ी क्यों परचेस की ये भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले क्या करते, गाड़ी को बाहर निकालते, लोकेशन पे लेके जाते, उसके बाद सारी कुछ चीजें जो है पॉइंट वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते, स्टे ट्यून विद द वीडियो। तो अभी फिलहाल गाड़ी को निकालते बाहर। गाड़ी को अपन ने निकाल दिया बाहर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे जो फादर है वो बाय प्रोफेशन एक टीचर है, प्रोफेसर है। और दीदी जो है वो एक टाटा मोटर एम्प्लॉय है। मैं पहले बैकग्राउंड इसलिए बता दे रहा हूँ कि कहानी समझ में आपको थोड़ी सी आसानी रहे। और पापा की जो रनिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभार हमने लॉन्ग ड्राइव या फिर हाईवे पे निकाल दी गाड़ी, वरना ऐसे डेली यूज़ के लिए गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी सिर्फ लॉन्ग ट्रिप्स और लॉन्ग जर्नी के लिए। अभी कहानी में आगे चलते। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि हमारी रनिंग उतनी नहीं थी, तो हम पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हमें एक सेकंड हैंड कार की तरफ जाना चाहिए या फिर नई गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने सेकंड हैंड गाड़ी में कार 24 से वगैरह, मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ भी देखी कि जो कि एक ट्रस्टेड जगह से ली जा सकती है। तो उसमें मैंने एक i20 वगैरह भी देखी थी, लेकिन वो उतनी खास ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो यार एक नई गाड़ी ही प्लान करते हैं। तो फरवरी में हमारा लगभग डिसाइड हो चुका था ये चीज़ें कि हाँ हमें एक नई गाड़ी लेनी है। तो उसके बाद नई गाड़ी की रिसर्च चालू हुई। और नई गाड़ी की रिसर्च में हमने 10 लाख के बजट में जो भी गाड़ी आती थी वो सारी देख ली। तो पहले तो पापा का बजट लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपए ही था। वो एक्सटेंड करने के लिए पापा रेडी भी नहीं थे। तो उसके बाद मैं थोड़ा खिंचा के उनको 10 लाख तक लेके चला गया। मैं बोला एक ही बार गाड़ी लेनी है, ऐसा वैसा करके उनको कैसे भी करके 10 लाख रुपए के लिए मैंने मना लिया। तो पहले तो उनको ये बताया था कि 8.5 लाख रुपए में आ जाएगी करके। तो अब चलते कहानी के थोड़ा सा आगे कि मैंने कौन सी गाड़ियाँ देखी उस टाइम पे। तो मैंने रेनो की तरफ से काइगर वगैरह देखी, क्योंकि पापा की हाइट 6 फीट थी। तो हमें पहले से ही डिसाइडेड था कि हमें एक ऊंची गाड़ी लेनी है। तो सेडान की तरफ जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। और स्विफ्ट जैसी हैचबैक, मतलब अनसेफ कार हमको लेनी नहीं थी। तो हमने स्विफ्ट कैंसिल कर दी। उसके बाद जो रेनो काइगर वगैरह है वो भी कैंसिल कर दी। हालांकि उनमें सेफ्टी अच्छी थी, लेकिन जो फिट एंड फिनिश थी वो उसके मामले में वो गाड़ी थोड़ी सी मार खा गई थी। तो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई खास। और वही निसान का भी वही हाल था लगभग। तो हमने वो सारी गाड़ियाँ कैंसिल कर दी। उसके बाद आता है Hyundai और किया। तो इनके पास सोनेट वगैरह थी, और Hyundai के पास ग्रैंड i10, i20 और वेन्यू थी। लेकिन i20 और ग्रैंड i10 का मुझे थाई सपोर्ट नहीं पसंद आया। उसी के साथ साथ ये जो गाड़ियाँ थी मुझे उतनी ज़्यादा सेफ भी नहीं लगी। तो इस वजह से मैंने इन गाड़ियों को भी कर दिया कैंसिल। और उसके बाद हम चले आए सीधा टाटा की तरफ। तो टाटा में हमने देखी टियागो, नेक्सॉन और पंच। तो एट द एंड फाइनली जो पापा का जो डिसीजन था वो थोड़ा सा टियागो की तरफ था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि फैमिली की पहली गाड़ी है तो शायद छोटी गाड़ी चलाने के लिए आसान रहती होंगी। तो उस वजह से उनका जो माइंडसेट था थोड़ा सा टियागो की तरफ ज़्यादा था। और दीदी जो है वो हैरियर और सफारी में एज ए सीनियर मैनेजर काम करती। तो दीदी का कहना तो ये था कि पापा बड़ी गाड़ी लो, नेक्सॉन की तरफ जाइए। मैंने नेक्सॉन की उस टाइम पे टेस्ट ड्राइव ली। टियागो तो खैर मेरे दिमाग में ही नहीं थी कि मुझे पहले से, मतलब टियागो नहीं चाहिए थी, मुझे एक एसयूवी वाली फील चाहिए थी। तो मेरा अभी नेक्सॉन और पंच में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। तो इस वजह से मैंने कंपनी में जाके दोनों गाड़ी की टेस्ट राइड ली। और उसके बाद मुझे ये कंक्लूजन मिला कि जो नेक्सॉन है उसके अंदर एक टर्बोचार्ज इंजन आता है 1.2 लीटर, और काफी ज्यादा टॉर्की इंजन है, और थोड़ी सी हेवी लगती है गाड़ी चलाने के टाइम पे। मैंने पापा को बोल दिया कि नहीं पापा, ये जो नेक्सॉन है इसका XM या XZ मॉडल उठाने के बजाय हम क्या करते हैं कि जो टाटा पंच है उसका टॉप मॉडल लेते। तो ऐसा करते करते उनको मैंने टाटा पंच का क्रिएटिव मॉडल, मतलब टॉप एंड मॉडल लेने के लिए जैसे तैसे मैंने कन्विंस कर दिया। फाइनली हमारा ये डिसीजन बन गया कि हाँ हम टाटा पंच ले रहे और टॉप मॉडल ले रहे। तो अभी टॉप मॉडल लेने के रीजंस कौन से थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो इस गाड़ी के हेडलाइट सेटअप, जैसे कि आगे की तरफ से बेबी हैरियर वाला लुक देती है,
प्रोजेक्टर, रिफ्लेक्टर, ऊपर की तरफ व्हाइट कलर के DRL, उसी के साथ साथ टॉप मॉडल में ना नीचे की तरफ फॉग लैंप भी मिलते हैं, मतलब आपको आफ्टर मार्केट लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पापा को पहले ही बोल दिया था कि पापा अगर गाड़ी अपन नाइट में लेके चलेंगे तो अच्छे खासे हेडलाइट्स अपने को लगेंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि आगे वाला मतलब लाइट मार के अपनी इज्जत उतार रहा है। पंच की लाइट काफी बढ़िया है और मुझे काफी पसंद आया, पापा को भी काफी ज्यादा पसंद आया। उसके बाद आते हैं पडल लैंप्स, जो कि जैसे अपन डोर्स ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे पडल लैंप्स मिलते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आता है कि रिवर्स कैमरा विद अडाप्टिव गाइडलाइन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कई सारी गाड़ियां देखी उसमें सिर्फ रिवर्स कैमरा रहता है, अडाप्टिव गाइडलाइन नहीं रहती। मतलब अडाप्टिव गाइडलाइन का मतलब ये रहता है कि जैसे आप स्टीयरिंग को घुमाओगे तो इस हिसाब से वो आपको दिखाता है कि गाड़ी आपकी कहाँ से जाएगी। उसके बाद फ्रंट एंड रियर वाइपर्स और वाइपर वॉशर, उसी के साथ साथ डिफॉगर दोनों तरफ आते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि जब भी अपन बेस मॉडल उठाते हैं ना तो उसमें आपको वाइपर जो है वो ऑटोमेटिक नहीं मिलते, और पीछे की तरफ तो वाइपर्स और डिफॉगर मिलते नहीं है। तो मुझे ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर लगा है, मतलब सेफ्टी का फीचर भी बोल सकते हैं इसको अपन। उसके बाद आता है कि ऑटो फोल्डेबल मिरर्स, इस गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री भी आती है, रिक्वेस्ट सेंसर आता है, सिर्फ ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर आता है। तो जैसे अपन बटन दबाते हैं गाड़ी के मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, मतलब जैसे आप लॉक करके जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली फोल्ड रहते हैं। कहीं टाइट पार्किंग पार्क कर दे तो हाथ से जाके बंद करने से अच्छा है कि हाँ गाड़ी लॉक कर दी तो मिरर ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गए। उसके बाद 16 इंच अलॉय व्हील्स, क्योंकि अपन जब इसके लोअर वेरिएंट्स में जाते हैं, हालांकि इसमें 4 वेरिएंट्स आते हैं, प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश और क्रिएटिव। उसमें भी जो अकम्प्लिश का डाइजल पैक है उसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो मतलब डाइजल पैक मतलब वो लगभग क्रिएटिव के प्राइस में आता है, उससे अगर आप 30 या फिर 50,000 रुपए ज्यादा दोगे तो आपको क्रिएटिव मिल जाता है। तो यही मॉडल वैल्यू फॉर मनी भी लगा मुझे। तो ये 16 इंच अलॉय व्हील भी काफी अच्छे है, जिसका टायर सेक्शन 195/60R16 था। उसके बाद आता है रूफ रिल्स जो कि ऊपर की तरफ रहते हैं, एरोडायनेमिकली काफी सही रहते हैं गाड़ी की स्टेबिलिटी के लिए, और ये सिर्फ टॉप मॉडल में मिलते हैं। इसमें आप अकम्प्लिश प्लस डाइजल पैक भी लोगे तो उसके अंदर भी आपको रूफ रिल्स नहीं मिलते। यह कोई एक्सटीरियर की बात। अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो इंटीरियर में मुझे पसंद आया, इस गाड़ी का सबसे मेन अट्रैक्शन था ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें कि सारे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मेरा स्टीयरिंग भी अगर किसी तरफ मुड़ा हो और मैं अगर गाड़ी चालू करता हूँ ना तो मुझे बोलता है कि अलाइन द स्टीयरिंग व्हील करके, ये सारे फीचर्स। और उसके साथ साथ वो जो डिजिटल वाला पार्ट था वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन, ये तो मैंने पहले बता दिया, हालांकि वो इंटीरियर में आते हैं, मैंने पहले कवर कर दिया। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, क्रूज कंट्रोल, क्योंकि मुझे पता थी कि हम सिटी में तो गाड़ी को निकालने वाले नहीं थे, तो इस वजह से हम सिर्फ हाईवे पे जाने के लिए गाड़ी प्रीफर कर रहे थे। तो क्रूज कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उस टाइम पे, मुझे ये बात पता थी, लेकिन दीदी या फिर पापा को उतना वो फीचर जो है को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे था, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे पता ये था कि गाड़ी मुझे चलानी है। और लॉन्ग ट्रिप पे जब भी आप चलते हो, क्योंकि आजकल रास्ते भी बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो क्रूज कंट्रोल आप आराम से यूज करते हो। और क्रूज कंट्रोल का एक और बेनिफिट जो है, अगर आप इस गाड़ी को 70 की स्पीड से चलाओगे ना तो ये गाड़ी विद एसी आपको 20 का एवरेज दे देती है। मतलब सेफ्टी भी और माइलेज भी, दोनों भी चीजें आपके कवर हो रहे हैं। उसके बाद आती ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। उसके बाद 8 वे एडजस्टेबल सीट्स, क्योंकि सीट की हाइट अपने हिसाब से आप सीट की हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। इसके लोअर ट्रिम्स में वो वाला ऑप्शन नहीं था। उसके बाद लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब, तो ये जो है वो प्लास्टिक का स्टीयरिंग से ये जो होल्ड करने में ना वो काफी अच्छी एक फील देता है। और जब भी आप अगर टर्न लेते हो ना तो जिस टाइम पे स्टीयरिंग एकदम वैसा वापस से आता है ना तो उस टाइम पे भी एक अच्छी फीलिंग देता है आपको। उसके बाद कूल्ड और इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स, जो गाड़ी के अंदर ग्लव बॉक्स था ये 27 लीटर्स का है। और इसके अंदर जो, हालांकि क्या होता है कूल्ड का मतलब ये है कि एसी की जो एसी अगर चालू रहता है तो वही एयर उधर भी सप्लाई की जाती है, मतलब एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से थोड़ा सा उधर आप ठंडा रख सकते हो। उसके बाद था कि रियर आर्मरेस्ट, हालांकि अभी जो पंच आ रही है 2023 मतलब सितंबर 2023 से आगे या फिर अभी आगे भी जो आएंगी उसके अंदर आपको ड्राइवर साइड भी आर्मरेस्ट मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ सीएनजी के मॉडल में अभी सनरूफ भी इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद आता है कि ये जो गाड़ी थी मुझे फुल लोडेड लगी, 6 स्पीकर्स का सेटअप आता है इसमें, 2 ट्विटर्स और 4 स्पीकर। साउंड आउटपुट काफी बढ़िया है, लेकिन हाँ पीछे के साइड पे थोड़ी सी दिक्कत है कि पीछे ट्विटर भी नहीं है और स्पीकर की साइज शायद से थोड़ी सी छोटी है, तो वहां पे थोड़ा सा आवाज कम आता है। अभी चलती है इस गाड़ी की प्रोज के बारे में। तो प्रोज में सबसे बड़ा रीजन ये था कि गाड़ी की सेफ्टी, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड ये गाड़ी थी, को सेफ्टी के साथ साथ एवरेज भी मिल जाए तो भाई
क्या ही मतलब सोने पे सुहागा जैसा था। उसके बाद आता है कि एक एसयूवी वाली फीलिंग, आगे का जो बोनट है वो आपको पूरी तरीके से दिखता है। उसी के साथ साथ जब आप हाईवे पे चलते हो ऐसा नहीं लगता कि आप एक छोटी गाड़ी चला रहे हो, एक गाड़ी का एक रोड प्रेजेंस रहता है और स्टेबल रहती है गाड़ी चलाने के टाइम पे। हालांकि नेक्सॉन जितनी पावर नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटी गाड़ी के कंपेरिजन में ठीक ठाक पावर आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बता दिया था कि गाड़ी सेकंड और थर्ड गियर में टॉर्क बहुत ज्यादा इस गाड़ी के अंदर। अभी हाल ही में मैं चिखलदरा भी गया था तो ऐसा फुल स्टीफ रोड है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है। थर्ड गियर में भी अच्छी खासी पावर रहती है गाड़ी के अंदर, तो एक्सीलरेटर दो तो अच्छी खासी चलती है और एवरेज भी गाड़ी का मेंटेन रहता है। उसके बाद आता है इस गाड़ी के कॉन्स के बारे में, मतलब खराबियां क्या क्या है। तो पहला तो ये था कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, शायद जो बूट है पीछे वाला वो लगता नहीं, उसको जोर से लगाना पड़ता है या फिर लगा के दबाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वो सेंस हो जाता है कि बूट कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ है करके, यहाँ पे वो दिख जाता है। उसके बाद आता है कि एम्बियंट लाइटिंग। तो अल्ट्रोज जैसी गाड़ी में इन्होंने एम्बियंट लाइटिंग दे दी, यहाँ पे एक स्ट्रिप दे देते, यहाँ पे जहाँ पे फुट स्टेप रहते वहां पे अगर ये थोड़ी सी लाइट दे देते तो अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है नहीं प्रोवाइड किया गया। टॉप मॉडल में तो दे दो यार ये एम्बियंट लाइटिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद अभी तो सबके पास टाइप सी टू टाइप सी वाले चार्जर है, या फिर तो इसमें जो टाइप ए दिया है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए। सो ये एक मुझे थोड़ी सी इस गाड़ी का कौन लगता है, वो कौन तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाता है। वायरलेस दे दे तो खैर मजा ही आ जाता। और उसके बाद एक बड़ी दिक्कत लगती है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देना चाहिए था, क्योंकि जैसे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। हाँ, और एक चीज वो जो रिक्लाइन थोड़ा सा एक पॉइंट देना चाहिए था, क्योंकि नेक्सॉन की सीट थोड़ी सी ऐसी है तो कंफर्ट लेवल थोड़ा सा अच्छा है उसके अंदर। इसके अंदर ना सीट थोड़ी सी ऐसी अपराइट पोजीशन में, तो वैसे दिक्कत तो नहीं रहती, लेकिन सही है क्योंकि सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे बढ़िया है पीछे की तरफ। बस यही मुझे 4-5 गाड़ी के कॉन्स लगते हैं, लेकिन हाँ ये 4-5 कॉन के आगे जो ये मैंने जो पहले प्रोज बताए थे वो बहुत ज्यादा थे। तो उस वजह से ये जो गाड़ी का टॉप मॉडल है क्रिएटिव, ये मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, तो इस वजह से मैंने ये गाड़ी को कंसिडर कर दिया। और फैमिली के अंदर सारे लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आप 10 लाख की प्राइस रेंज में इस गाड़ी की तरफ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। मुझे आज भी अगर 10 लाख रुपए के बजट में अगर गाड़ी लेनी रही तो मैं टाटा पंच की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि ये जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ना आपको इस प्राइस रेंज में, वो किसी और कंपनी या किसी और गाड़ी के साथ आपको नहीं मिल सकती। सो आंख बंद करके आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। तो यही था अपना इस गाड़ी का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस और एक रिव्यू। So don't forget to like the video. Please hit that subscribe button and please place that bell icon also, so you will not miss our upcoming videos. और इस गाड़ी का जो वॉक अराउंड रिव्यू वगैरह है वो भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। So यही सब कुछ था आज का रिव्यू में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट लगाओ और बाइक चलाते हो तो हेलमेट लगाओ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।